If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the third part of atomic structure. So इस part में we are going to discuss about composition of nucleus and इससे related बहुत सारी चीज़ें हैं, तो we will try कि हम लोग इसी part में ये chapter को complete कर दें. So without wasting any time, let's get started with the video. Video start करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ something about mass mastery which is recently launched by Arena Tutorials. बच्चों mass mastery में class 8 का maths को बहुत अच्छी तरह से उसका फंडा, उसका थ्योरीज, उसका प्रैक्टिकल्स, हर चीज़ में बहुत स्ट्रेस दिया गया है. एकदम अफोर्डेबल अमाउंट है बच्चों. उसका जो फ़ीस है वन टाइम फ़ी है. आप लोग जो वीडियो देख चुके हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो जिनको अभी तक अगर नहीं पता है तो आप लोग चेक कर सकते हो, और जिनको पता है बहुत ज़्यादा एनरोल भी कर चुके हैं उनको पता है कि इसमें क्या उनको फ़ायदा मिल रहा है. तो अगर अभी तक आप लोगों को न्यू लगता है मैथ्स मास्टरी के बारे में, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता तो डू चेक द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड बच्चों अब बिल्कुल भी आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैथ्स का देखो अभी हर स्कूल में आगे आगे कोर्स निकला जा रहा है. ठीक है, चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, सर पर एग्जाम है. तो अगर आप लोगों को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है स्कूल में समझने के लिए, बहुत जन को ऑफलाइन वो लोग बच्चे लोग ट्यूशन लेते हैं, तो बहुत जन वहाँ पर भी अपना बेस, अपना फंडा क्लियर नहीं कर पाते हैं. तो अगर आप लोगों को वहाँ दिक्कत आ रही है ना बच्चों, तो आप लोग यहाँ इस लिंक के ज़रिए आराम से एनरोल कर सकते हैं. और अगर आप लोगों को कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं. नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में. तो देखो बच्चों, आप सबको पता है न्यूक्लियस होता क्या है. ठीक है, न्यूक्लियस बेसिकली होता है एटम के अंदर में. ठीक है, कौन डिस्कवर किया था न्यूक्लियस? न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या बहुत सारे बुक में लिखा रहता है लॉर्ड रदरफोर्ड. ठीक है, न्यूक्लियस होता है एटम के पूरा बीचों बीच में, सेंटर में, एकदम मिडिल में होता है. यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस किस किस चीज़ों से बना हुआ है. तो बच्चों याद रखना, ये जो बीच का जो मिडिल पार्ट जो न्यूक्लियस हम लोग को दिख रहा है, इस न्यूक्लियस में होते हैं दो चीज़. एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन. ये दो चीज़ पाए जाते हैं किसमें? न्यूक्लियस में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन के बारे में आप लोगों को पता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और उसका वजन होता है, वैल्यू आप लोगों को पता होगा. न्यूट्रॉन जो होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है. और मास होता है उसका, बहुत जगह लिखा रहता है कि हाइड्रोजन, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि प्रोटॉन के बराबर मास होता है, लेकिन एक्चुअल में ना इट इज़ स्लाइटली हैवियर देन व्हाट? प्रोटॉन. ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लोग, ऑलरेडी एक्चुअली पढ़ चुके हैं, सेकेंड पार्ट में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत ऐसे मैं रिकॉल कर दे रही हूँ. ओके, नाउ अब देखो कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में आपको ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर में दो चीज़ रहते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, इनका ना इनका नंबर के हिसाब से बच्चों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सा होता है. छोटू ये काट देना, ये काट देना, काट देना, काट देना. तो इस कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर में बच्चों आप लोग ना एटॉमिक नंबर करके एक टॉपिक पढ़ोगे और साथ साथ में मास नंबर करके एक टॉपिक पढ़ोगे. अब एटॉमिक नंबर जो आप लोगों को सामने में दिख रहा है, ये बच्चों नंबर जैसा होता है. अगर आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, डेफिनेटली पढ़ते आ रहे हो, केमिस्ट्री में तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो, तो बच्चों वहाँ पर आप लोग एलिमेंट्स का बहुत सारा ऐसे नाम हम देखते होगे, है ना. जैसे कि याद करो 7 में भी था, 8 में भी है बुक में, हाइड्रोजन, हीलियम. देखो मैं किस हिसाब से बोल रही हूँ, पहले मैं हाइड्रोजन का नाम ले रही हूँ, देन हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. तो ऐसे एक सीक्वेंस के हिसाब से एक ऑर्डरली फैशन में ना ऐसे नाम लिखा रहता है एलिमेंट्स का. हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है वो, और आप लोगों के बुक में अप टू 20 तक, लास्ट में कैल्शियम होता है 20 नंबर में, तो उस हिसाब से वो अरेंज रहता है. ठीक है, जैसे कि बच्चों हमारे क्लास में, आप लोग अपना कोई क्लास ले लो, जैसे कि आप लोग क्लास 8 में, आप लोगों का अलग अलग सेक्शन होगा. ठीक है, या फिर किसी का सेक्शन है भी नहीं तो छोड़ो उसको. एक क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चों का नाम होता है. अच्छा, तो टीचर जब हम लोग का अटेंडेंस लेते हैं स्टार्टिंग में, आपकी क्लास टीचर, तो आप लोगों को क्या बोलते हैं? अटेंड योर रोल कॉल. तो आप लोगों को एक नंबर दिया जाता है कि नहीं? आप लोगों को एक नंबर दिया जाता है जिसको बोलते हैं रोल नंबर. वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको भी ना एक नंबर दिया गया है. तो यहाँ पर उनको हम लोग ना क्या बोलते हैं? रोल नंबर नहीं बोलेंगे. यहाँ पर जो नंबर किसको दिया गया है, एलिमेंट्स को दिया गया है, उस नंबर को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर. और ये जो नंबर है वो किस हिसाब से दिया जाता है? वो उनके अंदर में कितने सारे प्रोटॉन्स हैं उसको गिन के उस हिसाब से नंबर दिया जाता है. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर में कितना सारा प्रोटॉन प्रेजेंट है, बस उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर. उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल Z. एटॉमिक नंबर का जो सिंबल
सिंबल होता है वो होता है कैपिटल Z। सो इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एटमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है। उसका जो सिंबल होता है वो हम लोग लिखते हैं कैपिटल Z। इसको आप लोग कैपिटल Z ही लिखना, स्मॉल z मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो एटमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग बोल सकते हैं ना, किसी में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसी को उसका एटमिक नंबर बोलते हैं। सो एटमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, एटमिक नंबर को हम Z लिखते हैं, तो ये दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो Z इज इक्वल टू P हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। जैसे कि बच्चों एक एटम में सपोज एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर में सपोज यहाँ पर 10 ठो प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन है, तो उसका एटमिक नंबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एटमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। ठीक है, इन एन एटम, एटम के अंदर में एक और चीज़ इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बाहर में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स लोग ऐसे बाहर में घूमते रहते हैं, अगर बाहर में सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर में घूम रहे हैं, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 4 होगा। एटमिक नंबर भी कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि एटमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी इक्वल होता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में या कैसे भी टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि एक एटम में 10 ठो प्रोटॉन है, तो उसका एटमिक नंबर कितना होगा? 10 होगा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। ठीक है, तभी जाके तो उसके अंदर चार्ज नहीं होता एक एटम का। हुआ, एंड एटमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इन टर्न इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एलिमेंट विद एटमिक नंबर 15। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका एटमिक नंबर 15 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बहुत सिंपल है, एटमिक नंबर 15 दे दिया है, तो एटमिक नंबर बच्चों होता है Z। तो मैं यहाँ पर लिख दी हियर Z इज इक्वल टू 15। क्या मांगा है? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। तो हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि एटमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब इक्वल होते हैं, सबका नंबर इक्वल होता है। तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू सेम इलेक्ट्रॉन का नंबर। सो अगर एटमिक नंबर 15 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 15 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर है, जैसे कि आप लोग एटमिक नंबर के बारे में तो पढ़ लिए, अब है बच्चों यहाँ पर मास नंबर। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर बच्चों एक्चुअली रिलेटेड होता है न्यूक्लियस से। किससे? न्यूक्लियस से। सो आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर में? देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर न्यूक्लियस बनाई, एटम बना दी, एटम में शेल बन गया, न्यूक्लियस बन गया, ये सब बन गया। न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दो चीज़ होते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को मिल जाएगा मास नंबर। तो मास नंबर को हम लोग जो सिंबल देते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए मतलब मास नंबर। एंड मास नंबर कैसे निकालते हैं? इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम होता है जो कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है। सो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी की जगह में हम लोग कैपिटल Z लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटमिक नंबर दोनों सेम होता है। सो Z प्लस एन लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है A माइनस पी। कैसे? यहीं से निकल गया, सपोज ये वाला ली, एन को यहीं रहने दिए हम लोग, P को हम लोग भेज देंगे इधर, तो P के आगे प्लस है, वो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो एटमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो मास नंबर माइनस व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। P की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? Z लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, दोनों सेम होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दी, क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा, ये तो यही कर देते हैं ना। सपोज 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। सपोज एक एटम के अंदर में प्रोटॉन 5, न्यूट्रॉन 5 है। तो बोलेगा कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो मास नंबर ए का फॉर्मूला क्या है? P प्लस एन। अब देखो प्रोटॉन कितने हैं? 5 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 5 है। तो टोटल यहाँ पर मास नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। क्या हो गया बच्चों? मास नंबर 10। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मास नंबर का जो यूनिट होता है
वो उसको ना हम लोग बेसिकली ना एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU, छोटा सा ऐसे रहता है AMU। पता नहीं आप लोगों की बुक में भी है कि नहीं, कहीं कहीं पर ना, कहीं कहीं पर बाई चांस ऐसे केजी वेजी या ग्राम करके भी मेंशन रहता है, बट वो रिलेटिव रहता है। वो सब मैं नहीं बताऊंगी बच्चों, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो उसको छोड़ो एक बार। अगर ये AMU, ये जो यूनिट है, जैसे कि हम लोग जो मास नापते हैं उसमें हम लोग केजी लिखते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग जाते हो मार्केट जाते हो पटैटो लेने, टमाटो लेने, तो वहाँ पर क्या बोलते हो, 2 kg या 10 kg, हम लोग ऐसे लेते हैं, तो वहाँ kg होता है, बट एटम्स बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ इनका मास जो हम लोग नापते हैं ना, वो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट AMU ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। अगर आपके बुक में है ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार उसको छोड़ देना। नाउ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एलिमेंट को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों आप लोग पढ़े हो, ये आप लोगों के लिए कोई चीज़ नया नहीं है। जैसे कि आप लोग इसको देखो, इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, आपको पता है ये क्या है। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट को आप ले लो, कोई भी एलिमेंट को, जैसे कि यहाँ पर मैं लेट इट बी x, यहाँ x की जगह में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो हम लोग सबसे पहले उस एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। तो यहाँ पर जो x है वो है सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है जिसका सिंबल है। फिर उसके किधर साइड, लेफ्ट साइड में एक ऊपर में एक नीचे में, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ऊपर और नीचे में हम लोग एक जगह नीचे की तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर, Z मतलब एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ आएगा उसका वजन, A मतलब होता है मास नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दी हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा, यहाँ पर O है, 8 16 है, तो आपको पता है ये जो O है ये कौन सा एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन है, उसका सिंबल है। नीचे में 8 है, तो 8 मतलब नीचे में क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। ऊपर में A होता है, A होता है उसका मास नंबर 16। तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू 8 है, Z मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पर 8 है, ठीक है। मास नंबर A क्या दिया है, यहाँ पर 16 दिया है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, अब यहाँ से इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर अगर यहाँ पर 8 दिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 8 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया। अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग जस्ट पढ़े हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का ये 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूला सेम है, A माइनस जेड या A माइनस पी, जो आपको लेना है ले लो। तो ना फार्मूला लिख लेते हैं, A कितना है 16, Z है 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, 8 आ गया। और ये लोगों के पीछे में ना ऐसे कोई यूनिट मत लिख देना, ये नंबर है बच्चों, 5 है कि 6 है कि 7 है, तो इनके पीछे में ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन के पीछे में 8 लिखियो, तो 8 के पीछे में kg मत लिख देना, वजन नहीं निकाल रहे हैं, ये नंबर है खाली, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये देखो, ये आपको खुद से करना है, लाइक यहाँ पर वैसे दिया है, ये Na है, दैट मीन्स Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का। अब जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता ये चीज़ मैं वापस से बोल दे रही हूँ, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर अप टू 20 कैल्शियम तक आप लोग पूरा पी जाओ, और एकदम एकदम सीरियल फैशन में, मतलब ऑर्डरली वे में। अगर 1 में हाइड्रोजन है तो 1 में हाइड्रोजन को ही याद करना है, अगर 2 में हीलियम है तो 2 में हीलियम को ही याद करना है। ऐसे नहीं कि मनमर्जी कोई भी एलिमेंट का नाम आया बोल दिया, ऐसे नहीं, उनका सिंबल्स उसको भी याद करोगे आप लोग। और अभी क्लास 10 तक आप लोगों को सिर्फ 1 से लेकर 20 तक के ही एलिमेंट्स का नाम याद रखना है, 20 के बाद 11 12 में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अभी सिर्फ 1 से लेकर 20। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है Na है सोडियम, नीचे में एक नंबर है, ऊपर में एक नंबर है। नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ क्वेश्चन बोला है कि बताओ Z कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 11, मास नंबर कितना है, ऊपर में कितना नंबर है 23, तो मास नंबर हो जाएगा 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इक्वल टू एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, A माइनस जेड, दैट मीन्स 23 माइनस 11, दैट मीन्स 12 12, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एन एटम हैज़ 5 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, एक एटम के पास 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, हम लोग को इसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों निकालना है। तो कोई बात नहीं, क्या दिया है पहले देख लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिया है 5, अब आप लोगों को पता है क्या निकालने बोल रहा है, एटॉमिक नंबर, Z निकालने बोल रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होता है, सो यहाँ क्या क्या दिया है, गिवन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है 5, एंड वी नो दैट Z इज इक्वल टू P, सो Z इज इक्वल टू 5। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5 है। बोल रहा है मास नंबर निकाल लो, मास नंबर का मतलब A का फॉर्मूला क्या है P प्लस N,
मास नंबर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोगों को दिया है 5, सेम क्वेश्चन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया है 6, दोनों को प्लस करोगे आएगा 11। तो एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया बच्चों, 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कोई यूनिट मत लगाना, नहीं दिया है इसलिए नहीं लगाते हैं, ऐसे ही कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया हम लोग को, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया था, एटॉमिक नंबर पता चल गया, मास नंबर हम लोग निकाल लिए। अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो वो भी कितना हो जाता, 5 हो जाता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है रिप्रेजेंट करो ये एटम को सिंबॉलिकली, इस एटम को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ये कौन सा एटम है हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर है 5, एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो 5 किसका होता है बच्चों, बोरॉन का होता है। आप लोग को याद होगा तो आप लोग आराम से कर लोगे। एटॉमिक नंबर 5 कौन से एलिमेंट का होता है, बोरॉन का। उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल बी, ये उसका सिंबल है, सिंबल भी आना चाहिए। फिर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने बोल रहा है तो उसका एटॉमिक मास और क्या बोलते हैं उसको, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने बोल रहा है, दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, जो आप लोग पीछे पढ़े हो। तो यहाँ पर नीचे में आता है व्हाट, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो यहाँ पर लिखो 5। ठीक है, सिंबल बड़ा होना चाहिए, नंबर थोड़े छोटे होने चाहिए। ऊपर में आएगा मास नंबर हम लोग निकालें 11, हम लोग यहाँ पर लिख दिए 11, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है। एन एटम हैज़ 14 प्रोटॉन्स, एक एटम के पास 14 प्रोटॉन्स है, 14 न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन कितने हैं 14, न्यूट्रॉन कितने हैं 14। सेम क्वेश्चन है बच्चों, एटॉमिक नंबर मांग रहा है। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी, तो z इज इक्वल टू 14। मास नंबर निकालने बोल रहा है ए, मास का फॉर्मूला है p प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर देते हैं। प्रोटॉन है 14, न्यूट्रॉन दिया है 14, कितना हो गया 28, ये हो गया। बोल रहा है रिप्रेजेंट करो एटम को सिंबॉलिकली, चलो कोई नहीं, सिंबॉलिकली करेंगे। एटॉमिक नंबर 14, 14 किसका होता है, 14 होता है बच्चों सिलिकन का, किसका होता है सिलिकन का, तो आप लोग ऐसे करके ऐसा ही लिख देना। ठीक है, 13 होता है एल्यूमिनियम का, 14 होता है सिलिकन का, तो हमने ऐसा ही लिख दिए सिलिकन का। एटॉमिक नंबर 14 है, नीचे लिखो, मास नंबर 28 आया, ऊपर लिखो, हो गया। कितना सिंपल है देखो। तो ये कितना नंबर था, पेज नंबर 7 था ना। अभी जस्ट वेट, ओके अभी ये पेज, 1 मिनट बस बच्चों, 1 मिनट। ओके, अब एकदम न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो आप सबको पता है कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं, उनके अंदर में कुछ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। जैसे कि मैं एक डायग्राम के हिसाब से बताती हूँ ना, सही समझोगे। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो, आपको पता है कि मैं क्या बनाई हूँ, एटम बनाई हूँ। ठीक है, अब आप लोग पढ़े हो कि एटम के अंदर में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। हुआ, सपोज़ इसके अंदर में 5 प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है 5, तो आप लोग बताओ तो प्रोटॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन तो चलो यहाँ आ जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, तो इलेक्ट्रॉन चलो 5 है, पर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा। अब आप लोग बोलोगे मैडम ये इलेक्ट्रॉन ना, ये जो न्यूक्लियस के बाहर में गोल गोल शेल दिख रहा है ना, उसमें घूमेगा। अब क्वेश्चन है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या वो पांचों पहला शेल में घूमेंगे, कि वो पांचों सेकंड शेल में घूमेंगे, कि वो लोग कैसे घूमेंगे, कि आधे आधे बट जाएंगे, कि कैसे घूमेंगे, किस टाइप से वो लोग शेल में अरेंज होके रहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से अरेंज होके रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में इसी लिखते हैं। आप लोग मत लिखना, आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम। एटम का जो अलग अलग शेल होता है, उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स लोग जो अलग अलग तरीके से अरेंज होके रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लोगों का अरेंजमेंट इन डिफरेंट शेल्स, अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स लोगों का जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब
किस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स लोग अरेंज होते हैं, कुछ फार्मूला है कि क्या है कि मनमर्जी कोई कहीं भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डाल देगा, मतलब यहाँ बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन्स को हम कहीं भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कहीं पर एक कहीं पर दो, ऐसा नहीं है। तो बच्चों दो साइंटिस्ट थे, वही बोर एंड ब्यूरी, दोनों मिल के एक स्कीम बनाए। उस स्कीम के द्वारा और उस स्कीम की मदद से हम लोग को पता चलता है कि कौन से शेल में, क्योंकि बहुत सारे शेल होते हैं, कौन से शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। तो एक स्कीम है जो कि हेल्प करता है टू डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट शेल। अलग अलग इलेक्ट्रॉन लोग अलग अलग शेल में मतलब किस हिसाब से रहेंगे। अलग अलग शेल आपको दिख रहा है यहाँ, 1 2 3 3 शेल दिख रहे हैं, टोटल 3 शेल्स। तो ये 3 शेल्स में किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स लोग अरेंज होके रहेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम लोग को कौन ये चीज़ बताया, एक स्कीम दिया था, बोर एंड ब्यूरी दिए थे, जिसकी मदद से हम लोग को पता चल सकता है कि अलग अलग शेल में किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स लोग अरेंज होके रहेंगे। तो बोलेंगे एक फार्मूला बताए, वो फार्मूला है बच्चों 2n²। वो फार्मूला होता है 2 × n का स्क्वायर। ये फार्मूला की मदद से हम लोग जान सकते हैं कि पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक शेल में या कोई भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला है वो है 2n²। अच्छा ये n क्या है, n होता है नंबर ऑफ शेल। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ शेल। n यहाँ पर स्टार्ट होता है 1 से, याद रखना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल आपको पता है, पहला वाला को 1 दिया है नंबर, दूसरे वाले को 2 दिया गया है, तीसरे वाले को 3 दिया गया है। तो वैसे ही यहाँ पर जो n है, पहला वाला के लिए 1 होता है, सेकंड के लिए 2 होता है, वैसे ही चलता जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये पढ़ाने से पहले एक चीज़ बता दूं, जैसे कि यहाँ पर ना यहाँ पर जैसे कि मैं ऐसे शेल बनाई हूँ, मतलब एटम बना के एक टोटल कितने शेल बनाई हूँ, उसके चारों तरफ 3 शेल बनाई हूँ। तो लास्ट वाला जो शेल होता है, ज़रूरी नहीं कि इसमें लास्ट वाला थर्ड ही है, बस मैं अपने हिसाब से यहाँ पर थर्ड बना दी हूँ। सपोज़ आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया है और इनका नाम दे दिया है KLM, आप लोग पढ़े हो ये चीज़ें। यहाँ पर जो सबसे आखिरी शेल होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। याद रखना, कोई भी आप लोगों को कोई भी एलिमेंट दिया गया है, बोलेगा उसका वैलेंस शेल कौन सा है, तो मतलब उसका आखिरी वाला शेल, आखिरी सबसे लास्ट। इसमें सबसे लास्ट कौन सा है, ये है, यहाँ से फर्स्ट होता है, ठीक है, K फर्स्ट है, फिर ये लास्ट में ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल या फिर अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट मतलब सबसे आखिरी, ठीक है। सो या तो वैलेंस शेल बोलो, ये बहुत फेमस सा है वर्ड, आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, और ये भी एक थोड़ा न्यू वर्ड है आपके लिए, ये आप लोग थोड़े से हायर क्या, आप 9th क्लास में पढ़ोगे ये वर्ड अल्टीमेट शेल, ठीक है, 9-10 में पढ़ते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि पहला शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सो फॉर फर्स्ट शेल, पहला शेल को हम लोग K बोलते हैं, ठीक है, पहला शेल K होता है ना। अच्छा, K के लिए नंबर क्या दिया है, क्वांटम नंबर 1 दिया गया, आप लोग पढ़े हो। पहला के लिए n होता है 1, दूसरा के लिए n होता है 2, तीसरा के लिए n होता है 3, वैसे चलता जाता है। तो पहला शेल जो है K शेल, जिसके लिए n का वैल्यू होता है 1, तो पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो फॉर्मूला है 2n²। 2 × n जो है, n मतलब नंबर ऑफ शेल, यहाँ पर पहला शेल का बात कर रहा है, तो n की जगह पे 1 हम लोग डालेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2। दैट मीन्स पहला शेल में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ये न्यूक्लियस के बाहर का पहला शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 से कम भी रह सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ही है तो भाई एक ऑक्यूपाई करेगा, अगर 2 है तो पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है तो इसमें 3 मत बना देना, मतलब 2 से ज़्यादा इसमें मत हटा देना पहला शेल में। पहला शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। पहला शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सपोज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स है और आप लोगों को बोलेंगे बताओ सजाओ इसको, तो आप लोग क्या किए, न्यूक्लियस बना दिए, पहला शेल बना दिए। तो आप लोग अभी जस्ट पढ़े हो कि पहला शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। हमारे पास 3 है, तो आप लोग 2 को तो यहाँ बैठा दिए, कितना बच गया, 1 बच गया। अब वो जाएगा नेक्स्ट शेल में, पढ़ेंगे नेक्स्ट शेल में अब कितने रह सकते हैं। तो नेक्स्ट शेल में ऐसे करके, यहाँ पर तो 1 है तो 1 बैठा दिए। अभी सेकेंड शेल के लिए, फॉर L शेल, K के बाद का जो नाम होता है, ये K है, ये L है। अब जो L शेल है, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, K का काम ख़त्म। तो बच्चों सेकेंड वाला जो शेल होता है उसके लिए भी सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, 2 × n का स्क्वायर। 2 × n के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर 2,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8। दैट मीन्स सेकेंड शेल में, जो सेकेंड नंबर शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने? 8। मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर में रह सकते हैं सेकेंड वाले शेल में। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये ले ही नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ 8 से कम रह सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं बनाई हूँ, बाहर का सेकेंड शेल में मैं दिखाई हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो पहला वाला में 2 जाएगा तभी तो फिर आगे बढ़ेगा ना। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जब भरते हैं ना बच्चों शेल में, तो पहला शेल से ही भरते हैं हमेशा। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई किया, सपोज इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब बोलने का मतलब ये है कि सेकंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे सजाते हैं जोड़ा जोड़ा में, मतलब पहला में तो चलो दूर दूर सजा दिए, सेकंड में जोड़ा जोड़ा में सजा देते हैं। बहुत जन तो ऐसे डिस्पर्स करके सजा देते हैं, वो डिपेंड करता है। अभी फॉर एम शेल, एम शेल मतलब ये हो गया के एल एम, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 3। इसका मतलब यहाँ पर नंबर कितना है? 3 है, n का नंबर 3 है। तो यहाँ पर कितने आएंगे? 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3n मतलब 18। मतलब थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बच्चों? 18। पर हम लोग डायरेक्टली 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालते हैं, मैं बताऊँगी आपको। डायरेक्टली हम 18 इलेक्ट्रॉन एक साथ लास्ट मतलब थर्ड शेल में नहीं लगा सकते हैं, उसका भी कुछ कुछ रूल्स होता है। ठीक है, बताएंगे। अब है फॉर एन शेल, मतलब n इज इक्वल टू 4, लास्ट शेल। लास्ट तो नहीं बोलना चाहिए इसको मुझे, सपोज ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सपोज ये n शेल है, तो n शेल के लिए n इज इक्वल टू 4 होता है। 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32, 32। तो फोर्थ नंबर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 32। 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फोर्थ नंबर सेल में ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आप लोग आगे का निकाल सकते हो, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चाहे आप कोई भी एटम ले लो, उसका जो आखिरी शेल होता है ना, उसका आखिरी का कोई भी शेल हो, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं लगा सकते, जैसे कि बाई चांस हमारे पास ऐसे ऐसे हमारे पास पड़े हैं बहुत सारे शेल्स। ठीक है, अब आप लोगों को पता है पहला शेल में 2 रहते हैं, दूसरा में मैक्सिमम कितने? 8, तीसरा में आप लोग पढ़े हो 18 रह सकते हैं, लेकिन आप लोग एक साथ 18 नहीं कर सकते। ये आप लोग थोड़े हायर 11 क्लास में पढ़ोगे। आप लोगों को ये याद रखना है, अभी जैसे कि आप लोग अगर बना रहे हो क्लास 10 तक भी, तो आप लोगों को अगर थर्ड शेल में भी इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो आप लोग वहाँ 8 से ज़्यादा मत भरना। मेरे जो वर्ड्स है उसको आप लोग ध्यान से सुनो, मेंशन कर लो, मार्क माय वर्ड्स बच्चों, ध्यान से सुनो। थर्ड शेल में भी आप लोग पढ़े हो कि मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम कितने बैठाओगे? 8 इलेक्ट्रॉन ही बैठाना। कौन से शेल में? ये वाला शेल में, थर्ड में। फोर्थ में भी मैक्सिमम 8 ही बैठाना। ऐसे तो फोर्थ में 32 रह सकते हैं, 32, लेकिन हम लोग यहाँ 8 बैठाएंगे। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इवन इफ उसके पास कैपेसिटी होगा 18 रहने का कैपेसिटी, 32 इलेक्ट्रॉन्स वो रख सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल, बट स्टिल आप लोगों को वहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं भरना है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग कैल्शियम का लेते हैं। कैल्शियम से पहले एक दूसरा वाला बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले फ्लोरीन का हाइड्रोजन का बताती हूँ। किसका बताऊँ? कैल्शियम का बताऊँ? कैल्शियम का ही देख लो रे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। चलो ठीक है, अब हम लोग को यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। क्या भरने हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को यहाँ पर डालने हैं। आप लोगों को पता है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 20 है। तो पहला शेल में कितने आएंगे? पहला शेल में फॉर्मूला कितना है? 2 है, 2n स्क्वायर, मतलब वहाँ पर 2 आएंगे। तो 20 में से 2 चला गया, 18 बचा। सेकेंड शेल में कितना आएंगे बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। पहला तो 2 चला गया 20 में से, है ना। अब सेकेंड शेल में आप लोग कितना डालोगे? 18 में से कितना डालोगे? आपको पता है सेकेंड शेल में 8 ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गए? 10 चले गए। बाहर के 8 हो गए, यहाँ के 2 हो गए, मतलब 10 चले गए। और कितने बचे हैं? और हमारे पास बचे हैं बच्चों कितने? जल्दी बताओ। यहाँ पर 8 10 चले गए, यहाँ पर हम लोग के पास और 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अब वो 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे? आप लोग पढ़े हो जो थर्ड शेल होता है
वो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन अभी जस्ट एक और बात पढ़े हो कि इट विल नॉट अकोमोडेट, ये लाइन देखो, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ इसके पास कैपेसिटी होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलोगे मैडम 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10 को यहाँ बैठा देते हैं, नहीं। थर्ड शेल में भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आप लोग नहीं बैठा सकते हो। तो यहाँ पर भी आप लोग 10 में से 8 बैठाओगे। फिर कितना बचा, 8 चला गया, 2 बचा। अब वो जो 2 बचा उसको आप लोग जो बाकी का शेल है उसमें बैठाओगे, मतलब जो आखिरी शेल बनाओगे ना उसमें बैठाओगे, ऐसा होता है। अब जैसे कि कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। तो मैं न्यूक्लियस बना दी। पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू द रूल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई द फर्स्ट शेल। देन 6 में से 2 चला गया, कितना बचा, 4। तो हम लोग सेकेंड शेल में चारों को बैठा सकते हैं कि नहीं, ऐसे, क्योंकि सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हमारे पास तो कम है, उससे 4 है, तो हम सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को आराम से बैठा सकते हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है कि एम शेल का, ये जो आखिरी शेल हम लोग पढ़े, थर्ड शेल के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, एम शेल का बच्चों कैपेसिटी होता है 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो अपने अंदर 8 को ही बैठाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जब बाहर के शेल में आ जाते हैं ना तो वो इलेक्ट्रॉन एकदम स्टेबल हो जाता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन सोचता है और मैं कुछ काम नहीं करूँगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करूँगा, वो जो एलिमेंट होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन मैं बोल रही हूँ, एलिमेंट जो होता है। तो जो थर्ड शेल होता है वो अपने में वो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, लेकिन वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल करता है, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है। अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो लोग स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी शेल, आखिरी क्या, कोई भी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना तो वो लोग स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल का मतलब होता है वो लोग किसी के साथ भी और रिएक्ट नहीं करना पसंद करेंगे। वो लोग बोलेंगे हम लोग अब रेस्ट करेंगे, मतलब जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, देन एक और चीज़ है, outermost shell of a chemically stable atom can accommodate a maximum of 8 electrons, except helium, which has only one shell and can thus accommodate a maximum of 2 electrons only. चलो इसका मतलब क्या है बता दूँ मैं। अब जैसे कि आप लोग नोबल गैस का नाम सुने हो, नोबल गैस का नाम सुने होगे, नोबल गैस, इनर्ट गैस। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो एग्जाम्पल में आते हैं हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, ज़ैनन, क्रिप्टन, रेडन, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं नोबल गैसेस के। इनको हम इनर्ट या रेयर गैस भी बोलते हैं। देखो बच्चों, ये ऐसे गैसेस होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि ना किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, एकदम आलसी होते हैं, लेज़ी होते हैं, किसी से भी मतलब नहीं है, किसी से मतलब किसी से भी नहीं। और एक चीज़ मैं इनका बता दूं कि इनका जो बाहर का शेल होता है ना, आउटर मोस्ट शेल, इनके पास जो बाहर का शेल कितना भी हो, कितने भी शेल हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे आखिरी शेल होता है इनमें, हर किसी के केस में, सिर्फ हीलियम को छोड़ दो एक बार, हीलियम को छोड़ के ये बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका जो आखिरी का शेल होता है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आखिरी का जो शेल होता है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि इसका आखिरी का शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, कम्प्लीटली फिल्ड शेल होते हैं। दैट मीन्स इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए दैट मीन्स ये लोग पूरे स्टेबल है, ये लोग को किसी से मतलब नहीं रहेगा। हीलियम को मैं इसलिए एक्सक्लूड की हूँ क्योंकि जो हीलियम होता है ना, एक तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। अच्छा, अगर मैं हीलियम में फिल करूँगी तो पहले मैं न्यूक्लियस बना ली, पहला शेल बना ली। हीलियम के पास टोटल ही होता है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन पहला शेल में आ जाएगा। तो हीलियम के केस में ना लास्ट शेल और पहला शेल दोनों सेम ही है। मतलब हीलियम के केस में क्या होता है ना, जो एक शेल उसके पास होता है, मतलब एक ही सेल होता है उसके पास, और उसी सेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी स्टेबल होता है। बस हीलियम के केस में आखिरी शेल में, मतलब वही जो इसके पास जो एक लौता शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पहला शेल में आ जाते हैं। उसके बावजूद भी ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और बाकी जितने भी नोबल गैसेस होते हैं उन सब के जो आखिरी शेल होते हैं उनके बाहर में होता है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो लोग एकदम कम्प्लीटली फिल्ड शेल कहलाते हैं। अभी बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी को पीछे का चीज़ें समझ में नहीं आई है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद किसी को डाउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बता दी कि हीलियम के पास एक ही शेल होता है, तो आपको तो फिलहाल पता ही नहीं है कि कैसे पता चलेगा एक शेल होता है ना। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि आउटर मोस्ट शेल
ठीक है। कोई भी एटम का जो बाहर वाला शेल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आप लोग भरते जाओगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, मैक्सिमम 8। बोलने का मतलब ये है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नहीं आ सकता है। मतलब वो कोई भी शेल हो वो अपने पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता है। लेकिन फर्स्ट शेल का आप लोगों को याद रखना है कि जो पहला शेल होता है वो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। ये रूल होता है बच्चों, पहला शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग पहला शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, नहीं, वो रूल है, आप लोग पढ़े हो 2n² का रूल, ठीक है। और बेसिकली बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे आप लोग ध्यान देना, पहला शेल में तो 2 होगा, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में मैक्सिमम जब आप लोग भरोगे, ठीक है। अब रूल के हिसाब से जब फॉर्मूला डाल के निकालोगे तो वो अलग अलग नंबर आएगा, किसी में 18 आएगा, किसी में 32 आएगा। लेकिन जब हम लोग ऐसे भरते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को शेल में, तो आप लोगों को याद रखना है कि फर्स्ट शेल को छोड़ के सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। मतलब 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को जो यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ही शेल है, तो मुझे लग रहा है कि शायद किसी को डाउट होगा, तो हम लोग ना थोड़ा ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों आप लोगों को यहाँ दिखता होगा, हम लोग इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसको बोलते हैं, जहाँ आप लोग देख रहे हो ना KL, यहाँ पर K है, जहाँ शेल का नाम लिखी हूँ मैं और कुछ नंबर्स लिखी हूँ। आप लोगों को पता है शेल के नाम होते हैं K L M N, आप लोग पढ़े हो, K होता है, L होता है, M होता है, N होता है, ये सब शेल के नाम है। तो जब मैं शेल के नाम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को लिखूंगी तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस टाइप से अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो हम लोग उसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चीज़ बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम या फिर ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बोरन। तो बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना है, ये बनाना है कि ये लिखना है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, ये लिख के आ जाते हैं। इसको बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर शेल का आप लोग नाम लिख के, देखो यहाँ शेल का मैं नाम लिख के उनके नीचे में मैं नंबर लिखी हूँ। अब नंबर क्या है, कैसे हम लोग लिखें, वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। चलो, यहाँ पर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ेंगे वो हम लोग 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स का पढ़ेंगे। 20 से एक्स्ट्रा हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये आपके बुक में अलग से भी दिया है, ठीक है। और ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ऑलरेडी आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि एटम में जो अलग अलग शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से अरेंज होते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा एटम में ये न्यूक्लियस के बाहर में जो शेल है, यहाँ एक शेल है, यहाँ भी ये एक ही शेल है। आप लोग इसको शेल मत गिनना, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर एक शेल है। इस केस में देखोगे तो बच्चों 1 to 2 सेल्स हैं, ठीक है। तो ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ये शेल में किस हिसाब से रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और पीछे में हम लोग रूल्स भी पढ़े हैं, ठीक है ना, 2n², वो हम लोग को बताता है कि कोई सेल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा मैं H1 करके ऐसे लिखी हूँ। तो आप लोगों को पता है बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हम लोग उसको ऐसे नीचे में लिखते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही 1 रहेगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर सब सेम होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने होंगे, 1 होंगे। अब आप लोग सबसे पहले यहाँ पर एटॉमिक मॉडल बना दो, ठीक है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे न्यूक्लियस बना दिए, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 1p लिखी हूँ, आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके बुक में किस हिसाब से, ठीक है। ओके, मैं ऐसे न्यूक्लियस बना दी, प्रोटॉन को मैं एक बार नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को पता है कि इसके पास, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग पहला शेल बनाओगे, है ना, पहला शेल बनाए, पहला शेल होता है बच्चों K शेल। कौन सा शेल है ये, K शेल है, ठीक है। अब आप लोग पढ़े हो कि पहला शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर मैं आप लोगों को पेपर दिखाऊं, जस्ट वेट, कहाँ गया, 2n² का जो हम स्कीम पढ़े थे, है ना, कहाँ गया, ये रहा। अब देखो हम लोग जो ये स्कीम पढ़े थे, ये जो फॉर्मूला है 2n², उसके हिसाब से पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं,
2 से कम हो सकते हैं बट 2 से ज़्यादा नहीं रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास है एक ही इलेक्ट्रॉन और हम लोग को इसको कौन से शेल में भरना है, पहला शेल में, दैट इज़ के शेल में। हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ जाएगा, पहला शेल में ही जाएगा। मैक्सिमम रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पर क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डाल देंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये हाइड्रोजन के लिए बना रहे हैं। अच्छा, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि कौन से शेल में गया, के शेल में गया। तो सबसे पहले ऐसे के लिख देना, मतलब ये के शेल का नाम है और के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं हम लोग, 1। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो इसको बना देते हैं, न्यूक्लियस बना दिए और आप लोगों को पता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है टोटल 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है यहाँ पर। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, पहले शेल में आएंगे। पहला शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल, अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। हीलियम के पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखे के शेल और पहला शेल में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद क्या होता है बच्चों, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। आप लोग चाहोगे तो आप लोग यहाँ पर ऐसे पहले ये भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को पता है इसके पास मैक्सिमम है 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। पहला शेल में कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। पहला शेल जो होता है के, उसमें आप लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन्स डालना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके पास 3 में से 2 गया, 1 बच गया, उसको नेक्स्ट शेल में डालो। के बाद एल होता है, तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे, 1, तो टोटल हो गया 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। पहला में 2 डाले, फिर जो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन उसको आप लोग नेक्स्ट शेल में डाल दिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल बनाओगे तो कैसे बनेगा, न्यूक्लियस बना लिए, पहला शेल बना लिए, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। सेकेंड शेल ऐसे बना लिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर डाल दिए, अरेंज कर दिए। बहुत बहुत सिंपल है बच्चों। लिथियम के बाद अपना हो गया बेरिलियम, Be, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया 4। तो इसको भी हम लोग सजाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहला शेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। पहला शेल में मैक्सिमम 2 से ज़्यादा आना ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट शेल जो बच गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 में से टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हम पहला शेल में डाल दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, है ना। आप लोग पढ़े हो ना, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ये 8 से ज़्यादा नहीं सजाएंगे। तो अभी तो हम लोग का धीरे धीरे भर रहा है ना। अब हम लोग बेरिलियम का बना लेते हैं। यहाँ पर ये पहला शेल हो गया, पहला शेल में 2, सेकेंड शेल में भी 2, सेकेंड वाला में से पेयरिंग करके बना देना। देन बोरॉन, एटॉमिक नंबर इज़ 5, ओके। पहला शेल में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन से पहले में गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बच गए, 3, वो जाएंगे नेक्स्ट शेल में। तो फर्स्ट में बना दिए 2, सेकेंड में बना दिए 1 2 3। सेकेंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, 8 से कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे कार्बन, कार्बन होता है 6 नंबर, पहला शेल में आएगा 2, कितने बच गए, 4 बच गए, वो आएगा नेक्स्ट शेल में, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। और इसको थोड़ा ठीक से बनाना गोल गोल। देन आता है नाइट्रोजन, के शेल, पहला शेल में 2, उसके बाद एल, कितना बच गया, 5 बच गया, तो इसको भी बनाओगे। इसको अच्छे से सुंदर सुंदर बनाना, मार्क्स नहीं मिलेगा वरना, ठीक है। पहला शेल में 2 और सेकेंड शेल में 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक होता है बच्चों 8। फर्स्ट सेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब 8 में से 2 चला गया तो कितने बचे, 6 बचे, तो सेकेंड सेल में आएगा बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो हम लोग इसको एटॉमिक मॉडल कैसे बनाएंगे, फर्स्ट सेल में हम लोग अरेंज करेंगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में हम लोग को करना है 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो हम लोग ऐसे पेयर करके करेंगे। जब हम लोग फर्स्ट सेल के बाद सेकेंड शेल में जाते हैं ना, तो वहाँ पर पेयरिंग करके हम लोग सजाते हैं। देन फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 9, ठीक है। तो हम लोग पहला सेल में लगा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब 9 में से 2 चला गया, कितना बचा, 7 ऑब्वियसली सेकंड सेल में जाएगा, के बाद एल होता है तो उसमें 7 जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, पर हमारे पास तो अभी कम ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो फ्लोरीन बना दोगे, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आता है बच्चों नियॉन। नियॉन होता है नोबल गैस, याद रखना, नियॉन होता है नोबल गैस। इससे पहले भी हम लोग जो यहाँ हीलियम पढ़े ना, हीलियम भी नोबल गैस है,
नॉबल गैस हमेशा स्टेबल होते हैं। इस केस में क्या है ना, नॉबल गैस के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके पास टोटल ही होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम के पास टोटल ही होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो एक ही शेल में आ जाते हैं, तो ये ऐसे स्टेबल है और किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। नियॉन अगेन नॉबल गैस है, तो नियॉन के पास टोटल 10 है, तो फर्स्ट में आएगा 2, कितना बच गया अभी 8 बच गया, तो उसको सेकंड शेल में हम लोग डाल देंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट शेल में अरेंज कर दिए हैं, सेकंड शेल में जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो कि सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हम लोग पढ़े हैं ना कि जो सेकेंड शेल है या फिर कोई भी आउटर मोस्ट शेल जो होता है, अब इस केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये है। वहाँ पर वर्ड लिखा था बच्चों आउटर मोस्ट शेल, तो यहाँ का बाहर का शेल कौन सा है? यही है ना। जो शेल में आखिरी बार इलेक्ट्रॉन घुसा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन घुसा है, उसी शेल को हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल बच्चों ये है, ये लास्ट वाला। तो ये लास्ट वाला में देखो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये स्टेबल हो गया। इसके बाद आता है बच्चों, अब ध्यान से देखना, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है शेल्स में, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में तो हम अरेंज कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि रूल में ही नहीं है, ठीक है। सेकंड में हम कर दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज रूल में नहीं है। अब एक बार हम लोग ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किए हैं। यहाँ टोटल है 11, यहाँ बच्चों हो गया 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स और बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो क्या मैं यहाँ पर इसको काट के 9 लिख सकती हूँ? नहीं, मेरे को सेकंड शेल में सिर्फ 8 ही करना है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट शेल क्या आता है? एम शेल। अब कितना बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हम लोग वो 1 इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट शेल में सजाएंगे, अरेंज करेंगे। और इसका एटॉमिक मॉडल कैसे बनेगा? न्यूक्लियस बना दिए। फर्स्ट शेल के शेल में कितने हैं? 2 अरेंज कर दो। उसके बाद नेक्स्ट शेल है एल, ये थोड़ा मेरा टेढ़ा, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा टेढ़ा बन गया, आप लोग अच्छे से बनाना। नेक्स्ट में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग उसको अरेंज कर दिए। उसके बाद आएंगे बच्चों लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ का आखिरी शेल ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बीच में इंक्लूड करके बता देती हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर वैलेंस शेल का नाम बताओ। यहाँ पर वैलेंस शेल कौन से हैं? तो वैलेंस शेल का मतलब आप लोगों को पता है आउटर मोस्ट शेल, सबसे आखिरी शेल। तो इस केस में सबसे आखिरी शेल कौन सा है? कौन सा है सबसे आखिरी शेल? एम। यहाँ भी तो एम ही है, सेम ही है। आखिरी शेल कौन सा है? एम शेल, तो हम लोग नाम देंगे एम, ठीक है। और एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे आखिरी शेल में रहते हैं, वैलेंस शेल में रहते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोग ऐसे अरेंज कर दिए। आप लोग देखिए लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सोडियम का हो गया। सोडियम के बाद आप लोगों का आता है मैग्नीशियम। तो पूरा बनाने का तो दरकार है नहीं, कहाँ अरेंज करूँ, जस्ट वेट। देखो बच्चों, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं Kl, जो भी पहले में 2 आएगा, सेकंड में 8 आएगा। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। कितने बचे? 2। एम में बना दोगे आप लोग 2। सेकंड शेल में गलती से भी ऐसे मत कर देना, आप लोग ऐसे मत कर देना 2 और ऐसे 11 या फिर 10 ऐसे मत सजा देना। सोचोगे आप लोग कैसे सजा देंगे और राइट हो जाएगा, नो। सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट शेल में जंप करोगे। इसका मॉडल बनाएंगे। फर्स्ट में 2, सेकंड में कितना आया बच्चों? 8 आया। थर्ड में कितना आया? इसको ठीक ठीक से बनाना, 2 आया। यहाँ पर अगर कोई पूछे आपसे वैलेंस शेल का नाम बताओ, तो कौन है वैलेंस शेल? एम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, ठीक है। ऐसे कर करके आप लोगों को चलना है। अब मैं डायरेक्टली पहुँच रही हूँ आर्गन में, आप लोग बीच का सब करना। आर्गन में पहुँच गई। आर्गन में पहला में होता है 2, टोटल 18 है, 2 चला गया। सेकेंड में आ जाएगा 8, 10 चला गया, 8 बचा। देखो बच्चों, फर्स्ट में है 2, सेकंड में 8, टोटल गिनो कितने चले गए? 18 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। तो 8 को आप लोग डेफिनेटली ये सेल में सजाओगे। थर्ड सेल में भी 8 वो रख सकता है, मैक्सिमम तो वो 18 रख सकता है, बट रूल बोलता है
मतलब मैक्सिमम 18 रख सकता है, लेकिन कोई भी शेल का बाहर वाला शेल, मतलब बोलते हैं कि कोई भी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी भी मत रखना। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोई भी शेल में आप लोग मत रखना। वो तो आप लोग रूल में पढ़े हो, लेकिन ये चीज़ आपको ज़्यादा याद रखना है कि कोई भी शेल में, खाली इसको छोड़ के 8 से ज़्यादा मत रखना। ठीक है, तो आप लोगों का सही रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग कहीं पर 9 लिख दिए, कहीं पर कोई शेल में 10 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर अरेंज करते हैं। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, ये थोड़ा सा मैं ऐसे ही बना रही हूँ। थर्ड में बच्चों, थर्ड में भी 8 आएगा, क्योंकि 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसके लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये पूरा स्टेबल है। अगर लास्ट वाले शेल में, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो वो एलिमेंट एकदम स्टेबल हो जाता है। तो ये एक नोबल गैस है, आर्गन एक नोबल गैस है। देखो कितना स्टेबल है। इसके बाद आता है बच्चों पोटेशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेशियम के पास होता है 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला 2 चला गया। एल शेल में आप लोग 8 सजा दोगे। एम में 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, 10 और 8 18 हो गया। एक और बच गया, उसको सजाओगे नेक्स्ट शेल में, दैट इज़ 1। इसको ऐसे हम लोग को अरेंज करना है, 2 8 8 1। पहला में 2 चला गया, फिर 8 आ गया सेकंड में, जो कि रूल के हिसाब से पूरा फॉलो हुआ है। थर्ड में 18 रह सकता है, पर हम नहीं सजाते हैं। थर्ड में भी मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन्स ही अरेंज करोगे। 9 मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 8 सजाए, फिर आप लोग देखिए एक और बच गया, तो उसको फिर आप लोग नेक्स्ट सेल में डालोगे। ठीक है, ज़्यादा तो अभी तक है नहीं कोर्स में, आप लोगों को 20 तक ही करना है। और यहाँ इसको हम लोग कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका एटॉमिक मॉडल बनाएंगे। फर्स्ट में हम लोग, चलो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। सेकेंड में कितना आएगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल, थर्ड में भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट शेल जो है फोर्थ नंबर शेल, उसमें कितना आया है, 1। तो ये ऐसे सजेगा। अब जो आखिरी है दैट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम का एटमिक नंबर होता है 20, दैट मीन्स उसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। के में हो गया 2, एल में हो गया 8, एम में हो गया 8, एन में हो गया 2। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? पहला में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2। पूरा इसी की जैसे है, बस बाहर में 2 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ, जगह नहीं है, पीछे ही बना देते हैं। पीछे तो बहुत जगह है। फर्स्ट में 2, ये आता है कैल्शियम एंड पोटेशियम का बनाने आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने आता है। थर्ड में भी 8, और लास्ट शेल में कितने, 2। ठीक है, 20 हो गया, काउंट कर लेना। वैलेंस शेल का नाम पूछेगा। वैलेंस शेल कौन है, यहाँ से KLMN, N। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो बच्चों इस टाइप से एग्जाम में पूछता है। आई डोंट नो आप लोगों के बुक में वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया है कि नहीं, पर आता है एग्जाम में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो। अब यहाँ पर बोल रहा है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कैल्शियम। कैल्शियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे बनाओगे। ये कैल्शियम का हम लोग बना लिए। आप लोग इतना भी अरेंज कर लोगे ना, तो आप लोग यहीं से बता दोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, वैलेंस शेल में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 2 है, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मांगा है, वैलेंस शेल का बात नहीं कर रहा। ठीक है, अभी यहाँ पर ना कुछ टेबल दिया है, हम लोग टेबल को स्टडी करेंगे, फिर जो फॉलोइंग क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, ए एंड बी। हम लोग को नहीं पता कौन से एलिमेंट है, ये सिर्फ ऐसे ही रैंडम उनका एक दे दिया है सिंबल, ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर बी का मतलब बोरॉन नहीं है, वैसे मत सोच लेना। नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों इसमें है 15। पहला ए में नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया है 16। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 दे दिया है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा, 15 ही होगा डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ पर अब टेबल देख लेते हैं क्या बोला है। राइट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। दोनों एलिमेंट का, बी का दिया है नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। ठीक है, दोनों का बोल रहा है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर निकालो। सबसे पहले हम लोग ए का निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए का निकालेंगे, पहला वाला का। सो जेड एटॉमिक नंबर कितना होगा पहले वाले का, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है 15। मास नंबर कितना होगा बच्चों, मैं यहाँ पर ए नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर मास नंबर लिख रही हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। मास नंबर का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है 15, न्यूट्रॉन है 16, कितना हो जाएगा 31। आप लोग इसको अच्छे से करना, यहाँ तो जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। देन बी का केस में, बी का भी निकालना पड़ेगा।
एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही हो जाएगा, प्रोटॉन जितना है उतना हो जाएगा एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना होगा इस केस में? P + N। फॉर्मूला लिख के करोगे तो बेटर है। तो 8 + 8 16 हो गया। अब बोल रहा है आइडेंटिफाई करो एलिमेंट ए एंड बी। ए कौन सा एलिमेंट है और बी कौन सा एलिमेंट है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एटॉमिक नंबर से। ए का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। 15 में कौन आता है? 15 में आता है फॉस्फोरस। तो ए कौन है? फॉस्फोरस। बी जो है, बी कौन है? बी का एटॉमिक नंबर 8 है, तो बी कौन है? ऑक्सीजन। आप लोग भी चेक कर लेना, सेम यही आंसर होगा। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को करने बोला है। अब आप लोगों को ना यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा नंबर, या फिर आप लोग मास नंबर का मैं एक तरीका बता देती हूँ। तो मास नंबर आप लोग उसी हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट दे दिया है, या हीलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ पर बोल रहा है Z, मतलब एटॉमिक नंबर हीलियम का लिखो। तो कितना होता है बच्चों एटॉमिक नंबर हीलियम का? 2 होता है, लिख दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। फ्लोरीन का कितना होता है? 9। इसका होता है 17। ये हो गया। ए क्या होता है? मास नंबर होता है। हीलियम का मास कितना होता है? हीलियम का मास देखो आप लोग कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पर एक तरीका बता रही हूँ मैं। अभी आप लोग बोलोगे मैम मास नंबर निकालने के लिए हम लोग को तो न्यूट्रॉन का नंबर पता होना चाहिए, पर हम लोग के पास तो है ही नहीं कि न्यूट्रॉन का नंबर कितना है ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, ठीक है, तो इसको डबल कर दो। एटॉमिक नंबर को डबल कर दो, मतलब उसमें उसको सेम नंबर को प्लस कर दो, तो आपका बन जाएगा मास नंबर। इवन नंबर को डायरेक्ट प्लस कर दो, और जो ऑड होते हैं ना उनमें ना एक एक्स्ट्रा प्लस करते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पर ये हीलियम है, यहाँ पर कितना? 2 है। इसका आप लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं दिया है, तो ये कैसे निकालेंगे हम मास नंबर? इसको डबल कर दो, तो 2 का डबल हो जाएगा 4। वैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, डबल कर दो। 8 में 8 प्लस कर दो 16, एटॉमिक उसका मास नंबर हो गया 16। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन ऑड नंबर है, चलो कोई बात नहीं, ऑड नंबर है तो भी कोई बात नहीं। आप लोग क्या करोगे, इसको डबल कर दो। तो 9 से 9 को प्लस करोगे, या डबल मतलब 2 इंटू करो, 18 हो गया। पर ये ऑड नंबर है तो 1 और एक प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। अगर एटॉमिक नंबर ऑड है और आप लोगों को मास नंबर निकालना है, कब? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं दिया, यहाँ पर दिया नहीं है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या करोगे, एटॉमिक नंबर को डबल करना। अगर इवन है तो डबल करके बन जाएगा मास नंबर, अगर ऑड है तो डबल करके उसमें 1 प्लस करना। ठीक है, ध्यान से इसको समझना। वैसे ही यहाँ पर बच्चों क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन। अभी जो क्लोरीन है वो देखो उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है? एटॉमिक नंबर दिया है उसका 17 दिया है। हम लोग को बोल रहा है मास नंबर निकालो। क्या निकालने बोल रहा है? मास नंबर। अब मास नंबर कैसे निकालेंगे? आप लोगों को पता है कि हम लोग इसको डबल कर देंगे, और ये ऑड है, डबल करके उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑड नंबर है ये। ठीक है, तो हम लोग इसको डबल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 17 में 17 प्लस, तो ये हो जाएगा 34, और 1 और प्लस करेंगे तो बन जाएगा 35। सिंपल है। ठीक है, अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता है एटॉमिक नंबर सेम होता है, उतार दो सबका। इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, अगर इसका 2 है तो इसका भी 2, इसका 8 है प्रोटॉन, तो मतलब ये उतर जाएगा। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो बच्चों ये आपको करना है। फॉर्मूला में बस यहाँ लिख दे रही हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस जेड। इसका A है 4, 4 माइनस 2 2। यहाँ पर A माइनस जेड 16 माइनस 8, यहाँ पर 19 माइनस 9 कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पर 35 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ये भर भर के क्वेश्चन आएगा, पक्का से आएगा। अभी गिव रीजंस टाइप भी क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर इसका आंसर नहीं लिखी हूँ, पीछे में मैं बहुत सारा चीज़ बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग इसका आंसर खुद से फ्रेम कर लेना गिव रीजन में। ओके, नंबर 1 इज द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब एटम में कोई चार्ज नहीं होता। आप नहीं बोल सकते हो कि एटम का पॉजिटिव चार्ज है कि एटम का नेगेटिव चार्ज है, आप लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, बट एटम का इलेक्ट्रिकली मतलब बोलोगे एज अ होल, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एटम बने, अभी जो हम लोग इतने सारे एटम बना के पढ़े हैं, जैसे कि ये हम लोग बनाए, ये हम लोग बनाए, क्या इनमें कोई चार्ज आपको दिख रहा है?
प्लस तो न्यूक्लियस का चार्ज है, वो छोड़ो, ओवरऑल क्या एटम का ऐसा कोई चार्ज है प्लस या माइनस? नहीं है। अगर होता ना तो ऐसे बाहर में हम लोग मेंशन करते, पर एटम एज अ होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसका रीज़न मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हम लोग को पता है एटम के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उनका चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है एंड एटम को वो कोई भी चार्ज देता नहीं है, न्यूट्रल रखता है। एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आएगा ये सब आ सकता है एग्जाम में। देन नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड से आप लोग डिस्टर्ब होते होगे, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा बचा है, एडजस्ट कर लो। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड जो अपना एटम का जो एक स्ट्रक्चर मॉडल दिया था, आप लोगों को याद होगा, वो उसको कंपेयर किया था सोलर सिस्टम से। याद है? सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था, हम लोग पढ़े हैं। अब जो ध्यान से सुना होगा उसको याद होगा, ठीक है। वो बोले थे कि बीच में न्यूक्लियस रहता है एटम के, और साइड में शेल जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वो इसको कंपेयर किए सोलर सिस्टम से। वो बोले बीच में जैसे सन होता है ना, वैसे न्यूक्लियस होता है, और सन के बाहर में चारों तरफ ऑर्बिट में जैसे प्लैनेट घूमते हैं, न्यूक्लियस के बाहर भी जो ऑर्बिट होता है या शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि इसको हम लोग प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ही कंपेयर्ड हिज एटमिक मॉडल विथ सोलर सिस्टम। सिंपल। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज रिटन एज इतना। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है 282, नॉट 210। वाई बताओ? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे सजाते हैं 282, मतलब ऐसे। कहाँ गया मैग्नीशियम? हम लोग कहीं बनाए थे, फिर से बना लेते हैं। मैग्नीशियम का एटमिक नंबर होता है बच्चों 12। तो हम लोग कैसे अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन को? पहला शेल में 2, सेकेंड में कितना करेंगे? यहाँ टोटल 12 है, तो 2 तो चला गया। क्या मैं यहाँ पर 10 डाल दूंगी तो हो गया 10 + 2? ये राइट है कि हमको ऐसे करना है? पहला में हम 2 सजा दिए, दूसरा में हम लोग 8 सजाएंगे, और तीसरा में हम लोग 2 सजाएंगे। ऐसा 12 ठीक है कि ऐसा 12 ठीक है? तो बच्चों पहला वाला रॉन्ग है, ये राइट है। क्यों ऐसा क्यों हम करते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर एंड ब्यूरी स्कीम, सेकेंड शेल कैन नॉट ऑक्यूपाई मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर बोला है कि हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू बोर एंड ब्यूरी स्कीम सेकेंड शेल कैन नॉट ऑक्यूपाई मोर देन व्हाट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए ये जो 210 वाला है ये रॉन्ग है, और यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करेक्ट है। आप लोग समझ जाओगे ना, तो आप लोग गिव रीज़न आराम से कर लोगे। रट्टा मारने वाला कोई चीज़ नहीं, समझने का चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ आप लोग आगे जाके भी पढ़ने वाले हो। तो जितना अच्छे से आप लोगों का अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही अच्छा है, वरना बहुत दिक्कत होगा बाद में। बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, आप लोग आराम से उसको क्लियर करो कमेंट सेक्शन में। हम सब मिलकर उसको क्लियर करते हैं। आप लोगों को पता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे आंसर देने से पहले खुद ही आंसर दे देते हैं ना, तो आप लोगों को वहाँ पर वेराइटीज़ ऑफ आंसर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आप लोगों का क्या क्या डाउट निकलता है, क्योंकि मेरे हिसाब से डाउट तो निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़े हो जिसमें डाउट आएगा ही आएगा। अब बहुत सिंपल सा है, वो डाउट को क्लियर करना, ऐसे नहीं कि बैठे रहोगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।